हाँ जी, ये बिलोंग करता है IS-1 से। IS-1 का ये कंपोनेंट है, ऐसा है। क्या है IS-1? IS-1 वैसा है किस चीज का स्टैंडर्ड? प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किस चीज का स्टैंडर्ड था? प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके 5 कंपोनेंट से याद है किसी को? स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन और SOCI और SOFP। एक तो आपने लोगों ने पढ़ा इसको इंट्रो के अंदर, दूसरा इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस NPO के अंदर भी है, लेकिन NPO IS-1 को फॉलो नहीं करता, तरीकाकार वही होगा। जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है ये अदर स्टैंडर्ड में चला गया, उसका नाम है IS-7। इसका मतलब है यहां पर हम कैश फ्लो में नहीं पढ़ेंगे, वो अलग से पढ़ेंगे। तो स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी है वो स्टिल IS-1 के अंदर, और IS-1 प्रेजेंटेशन का है, बल्कि ये है तो सारे ही प्रेजेंटेशन के। नोट्स का मतलब क्या है? नोट्स टू द अकाउंट्स, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलमोस्ट। ये जो नोट्स ऑन PPE, नोट्स ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ये हम लिखते तो है। तो ये हम यहां से ये स्टार्ट कर रहे हैं, और हमारे सिलेबस में IS-1 का सेपरेटली ये है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। पूरा स्टैंडर्ड मेरे भाई इस पे बेस करता है। इक्विटी की चेंज, क्या? इक्विटी की चेंज क्या आपने पहले पढ़ा हुआ है? बिल्कुल पढ़ा हुआ है, लेकिन वो पढ़ा हुआ है सोल ट्रेडर का। आपको याद हो के ना याद हो, आप एक SOFP के अंदर हेडिंग देते थे इक्विटी की, पे लिखते थे कैपिटल, और वो कैपिटल जो लिखते थे वो होता था ओपनिंग कैपिटल या ब्रॉड ऑन कैपिटल का। फिर आप इसमें प्लस करते थे नेट प्रॉफिट, फिर इसमें से माइनस करते थे ड्रॉइंग्स, तो आपके पास आ जाता था जो आंसर होता था उसे कहते हैं क्लोजिंग कैपिटल। ये भी स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी तो है, लेकिन ये इंडिविजुअल लेवल पे है, कंपनी की नहीं है, बड़े बिजनेस की नहीं है, ये एक सोल ट्रेडर की है। और हम पढ़ने जा रहे हैं आप कंपनी की स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। उसमें क्या होता है, पहले आप देख लें कि इक्विटी में होता क्या है। इक्विटी में एक रिकॉर्ड होता है ट्रांजैक्शन विद द ओनर, ट्रांजैक्शंस विद द ओनर, और एक होता है अदर देन ट्रांजैक्शन विद द ओनर। मतलब इक्विटी के अंदर दो तरह से चीजें मैयर हो रही होंगी, एक जो ओनर के साथ ट्रांजैक्शन हो रही होंगी, और एक जो ऑनर के अलावा होगी। ऑनर के अलावा तो आप सबको पता है वो क्या है, प्रॉफिट फॉर द ईयर। प्रॉफिट फॉर द ईयर, इसको आप रिटेन्ड अर्निंग भी लिख सकते हो। और एक होता है OCI, अदर कंप्रीहेंसिव इनकम। जो ऑनर्स के साथ ट्रांजैक्शन होती हैं वो क्या क्या हो सकती हैं, वो मैं लिख देता हूं, और उसकी एक्सप्लेनेशन हम फिर बाद में करेंगे। इसमें एक होता है न्यू शेयर्स इशू करना, न्यू शेयर्स इशू करना, इसको IPO भी कहते हैं। क्या मतलब होता है IPO? इनिशियल पब्लिक ऑफर।
एक होते हैं राइट शेयर्स, ये भी आपको पता है। हाँ जी, क्या होते हैं राइट शेयर? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को शेयर देना राइट शेयर्स कहलाते हैं, और न्यू पब्लिक को शेयर देना न्यू शेयर्स कहलाते हैं। और ये दोनों ही शेयर इशू हो रहे हैं, दोनों ही नए शेयर इशू हो रहे हैं। नए लोगों को देना न्यू शेयर, पुराने ऑलरेडी शेयर होल्डर को नए शेयर देना राइट शेयर है। ये नए शेयर ही दोनों सेम चीज है, शेयर इशू हो रहे हैं। फिर बोनस शेयर्स, पैसे लिए बगैर किसी को शेयर दे देना, पैसे लिए बगैर किसी को शेयर दे देना। फिर डिविडेंड, डिविडेंड किसे दिया जाता है? शेयर होल्डर को। तो ये भी तो शेयर होल्डर के साथ ट्रांजैक्शन हुई ना। डिविडेंड ड्राइंग्स को कहते हैं, पता है? डिविडेंड ड्राइंग्स ही होती हैं। पता है ड्राइंग्स की डेफिनेशन क्या पड़ी थी? बिजनेस में से ऑनर कुछ निकाले तो ड्राइंग्स कहलाता है। तो डिविडेंड बिजनेस अपना पैसा शेयर होल्डर को दे रहा है, तो जो शेयर होल्डर को पैसा देगा तो कंपनी उसे डिविडेंड कहती है, सोल ट्रेडर उसे ड्राइंग्स कहता है। बस दोनों में एक खास फर्क है, ड्राइंग्स कभी भी हो सकती है। ड्राइंग्स क्योंकि वो एक ही बंदा मालिक है, लेकिन एक कंपनी है तो कोई एक बंदा है, वो तो एक सिस्टम है। तो फिर ड्राइंग सिस्टमैटिकली होती है, सालाना, क्वार्टरली, सेमी एनुअली, तो मर्जी से नहीं होता, लेकिन एक पैसे कंपनी देती है अपने शेयर होल्डर को, अपने मालिक को, लेकिन एक सिस्टमैटिक तरीके से देती है। तो उसमें उनकी मर्जी नहीं चल सकती। जब भी किसी को डिविडेंड मिलना है तो सबको मिलना है। ऐसा नहीं होगा कि जिस एक बंदे को पैसे, हाँ जी मैंने बच्चों की फीस पे करनी है मुझे डिविडेंड दो, ऐसा नहीं होगा। तो जब भी डिविडेंड मिलेगा सब शेयर होल्डर को मिलेगा। तो कंपनी ड्राइंग्स नहीं कह सकती, और ओनर जो सोल ट्रेडर है वो अपनी ड्राइंग्स को डिविडेंड नहीं कहता। तो है ये दोनों सेम मीनिंग में। जहां डिविडेंड लिखा जाएगा वही, जैसे ड्राइंग्स की एंट्री होती है ड्राइंग्स टू कैश, तो इसकी भी कुछ इसी तरह से एंट्री पास करेंगे जो हम डिविडेंड पे करेंगे, लेकिन इसकी बिल्कुल चीजें या इसकी नेचर अलग बन जाती है। ठीक होगी बात? तो सबसे पहले मैं शेयर्स को पहले इलेबोरेट करके दे दूं आपको, फिर मैं ये थोड़ा इसके बारे में आता हूं। आज हमने ये खत्म करना है, ठीक है? इसकी एंट्रीज कैसे पास होंगी, इसकी ट्रांजैक्शन कैसे होती हैं, वो मैं बताता हूं। जब कोई कंपनी बनती है ना, सबसे पहले एक काम करती है, वो काम क्या है? अथोराइज्ड शेयर कैपिटल। मेरे भाई आप लोगों ने पढ़ लिया हुआ है अथोराइज्ड शेयर कैपिटल, कहां पर पढ़ा? ईपीएस के अंदर। और लास्ट टाइम तो कोई दीवाना था शेयर्स का जिसने 37 नंबर का पेपर दिया, 20 नंबर का स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी से, 17 नंबर का ईपीएस। और इसमें सब में कॉन्सेप्ट एक जैसे इस्तेमाल होते हैं। मतलब लास्ट अटेम्प्ट में जो सवाल आए वो ईपीएस से 17 नंबर का और 20 नंबर का इससे आया। तो 37 नंबर का पेपर वो सिर्फ बस वो जो बंदा इसको छोड़ के गया था बस उसको कुछ हुआ है, बाकी तो पास हो गए थे। मतलब जिसने कहा कि छोड़ो शेयर्स की बातें करते ही नहीं है, हराम है चीजें, तो बस वो फिर हराम हो गया। अथोराइज्ड शेयर कैपिटल सबको पता है क्या होता है, जिसने ईपीएस पढ़ा। क्या होता है अथोराइज्ड शेयर कैपिटल? हाँ, वो मैक्सिमम शेयर्स की लिमिट जितने एक कंपनी इशू कर सकती है। इसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या होती है? इसकी कोई अकाउंटिंग नहीं एंट्री होती, कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती, ये सिर्फ उसके प्रोस्पेक्टस में लिखा होता है। और मजे की बात मैं आपको बताऊं, ये पेपर में एक दफा सवाल आया तो जीनियस लोगों ने इसको ब्रॉड ऑन कर दिया कि ये ब्रॉड ऑन है शायद, क्योंकि उस सवाल के अंदर उसी साल बिजनेस शुरू किया था। ब्रॉड ऑन किसी को मिला नहीं, उन्होंने अथोराइज्ड कैपिटल शेयर कैपिटल को ब्रॉड ऑन कह दिया। तो अथोराइज्ड शेयर कैपिटल होता क्या है? वो मैक्सिमम लिमिट टू इशू maximum limit of shares to issued by a company। एक कंपनी कितने मैक्सिमम शेयर इशू कर सकती है? मैक्सिमम लिमिट ऑफ शेयर्स
टू इशू बाय अ कंपनी। ये इशू करती नहीं, कर सकती है। सपोज दैट एक कंपनी ने कहा जी मैंने 500 मिलियन के शेयर्स इशू करने हैं, हो गया रजिस्टर्ड। जब वो चेंज करना चाहेगी, दोबारा एप्लीकेशन देगी, दोबारा लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करेगी तो चेंज कर सकती है, वरना 500 मिलियन से ऊपर नहीं जा सकती। फिर उसके बाद क्या होता है, इशुएंस ऑफ शेयर कैपिटल। अगला स्टेप क्या होता है, शेयर कैपिटल इशूड। कंपनी डिसाइड करती है कितने शेयर इशू कर दे। क्या वो पूरा 500 मिलियन ही पहली दफा इशू कर देती है? ऐसा तो नहीं होता। वो सपोज दैट 300 मिलियन के शेयर इशू कर देती है। क्या जैसे इशू होती है क्या वो लोग खरीद के कंपनी के पास पैसा आ जाता है? नहीं, लोग अप्लाई करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, कितने लोगों ने कितने शेयर्स खरीदने हैं, उसे कहते हैं सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। कि कितने लोगों ने रजिस्टर करवा लिया, एप्लीकेशन दे दी, नंबर ऑफ शेयर्स का पता चल गया कि पूरे क्या 300 मिलियन के लिए लोगों ने अप्लाई कर दिया, 250 मिलियन के लिए किया, 400 मिलियन के लिए किया, कितने मिलियंस के लिए लोगों ने एप्लीकेशन दे दी। अब फिर हम उनको शेयर दे देंगे, वो क्या करेंगे, हमें पैसे दे देंगे, उसे कहते हैं पेड अप शेयर कैपिटल। क्या बोलते हैं उसे, पेड अप शेयर कैपिटल। पहले पाकिस्तान के अंदर होता था पार्शली पेड और फुली पेड, अब खत्म हो गया, अब है ही पेड अप शेयर कैपिटल और फुली पेड है, पार्शली पेड खत्म हो गया। ठीक होगी बात। अब इसमें हम एंट्री क्या पास करते हैं, अथोराइज शेयर कैपिटल की कोई एंट्री पास नहीं होती, शेयर इशू करने की भी कोई एंट्री पास नहीं होती, सब्सक्राइब करने पे एक एंट्री होती है जो हमारे सिलेबस में नहीं है, और जब पेड अप कैपिटल है उसकी एंट्री होती है। क्या एंट्री होती है, बैंक डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। जब शेयर कैपिटल पेड अप हो जाए, मतलब लोगों ने हमें पैसे दे दिए, हमने उनको शेयर दे दिए, तो एंट्री क्या पास होगी, बैंक डेबिट, शेयर कैपिटल। अब हम चलते हैं, ये तो था कि एक फ्लो के किस तरह से शेयर इशू होते हैं, किस तरह से पे होते हैं। अब हम वापस चलते हैं, जब नए शेयर इशू होते हैं, न्यू शेयर्स या राइट शेयर्स, एक ही बात है। न्यू शेयर्स, या मैं अब चला गया हूं ट्रांजैक्शन विद द ओनर पे, न्यू शेयर तो है ही न्यू, राइट शेयर भी न्यू शेयर होते हैं। फर्क क्या होता है, ऑलरेडी शेयर होल्डर को नया शेयर देना राइट शेयर, और नया शेयर पब्लिक में देना न्यू शेयर। ये जो शेयर इशू होते हैं, राइट शेयर और न्यू शेयर में एक छोटा सा फर्क है, कीमत का। जो राइट शेयर होते हैं फेयर मार्केट वैल्यू से थोड़ी कम कीमत पे होते हैं, न्यू शेयर पूरी फेयर मार्केट वैल्यू पे होते हैं। राइट शेयर फेयर मार्केट वैल्यू से कम, फेयर मार्केट वैल्यू से, फेस वैल्यू से नहीं। कुछ लोग क्या करते हैं, फेस वैल्यू से कम समझते हैं। मैं वो अभी एग्जांपल भी दे दूंगा। पहले तो आप न्यू शेयर या राइट शेयर पे आए। ये जब इशू होते हैं तो तीन तरह से इशू हो सकते हैं, या वो एट पार पे इशू होते हैं, एट पार मतलब फेस वैल्यू, या वो एट प्रीमियम पे इशू होते हैं, मतलब फेस वैल्यू से ज्यादा कीमत पे, या अगर उसके हालात खराब है कंपनी के तो वो डिस्काउंट पे भी इशू होते हैं। यानी अगर हम अज्यूम करें कि एक शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपए है, तो बताएं राइट शेयर 100 रुपए से कम कीमत पे होगा या ज्यादा भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि फेयर मार्केट वैल्यू से कम कीमत बात बताई गई है, फेयर मार्केट से कम, फेस वैल्यू से कम नहीं। अगर ये शेयर 100 रुपए का शेयर 100 रुपए में दें तो क्या कहलाएगा, एट पार। 100 रुपए का शेयर मार्केट में 140 रुपए का बिक रहा है, एट प्रीमियम। शेयर 100 रुपए वाला 90 रुपए का बिक रहा है, एट डिस्काउंट। एंट्री तो आप इसको देखकर ही पास कर सकते हो।
अगर हम एट पार पे हमारा शेयर इशू हो रहा है तो एंट्री क्या पास होगी? बैंक डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट। 100 रुपए से डेबिट, 100 रुपए से क्रेडिट। एंट्री पास कर लेंगे। आपको पता है आपके सवाल के अंदर ना जो हम पढ़ने जा रहे हैं कॉलम्स हैं कुछ, उन कॉलम्स में आपने लिखना है किसका कॉलम है? इक्विटी के कॉलम्स है। किसके कॉलम है? इक्विटी के। मैंने कॉलम लिखवा भी दिया और अभी तक आपको वैसे पता नहीं चला। मैंने कॉलम्स लिखवा दिए। कौन से भला? न्यू शेयर्स, राइट शेयर्स, बोनस शेयर्स, डिविडेंड, रिटेन्ड अर्निंग, ओसीआई, ये ऑलमोस्ट इसी जैसे होते हैं। इक्विटी का कोई भी कॉलम आपकी एंट्री में क्रेडिट हो रहा है तो प्लस करेंगे, डेबिट हो रहा है माइनस करेंगे, और जो इक्विटी का कॉलम नहीं है उसको इग्नोर करेंगे। जैसे इस एंट्री के अंदर क्या लिखा हुआ है? बैंक डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट। बैंक का कॉलम तो है ही नहीं, तो शेयर कैपिटल का कॉलम है उसमें जाकर प्लस कर देना, क्योंकि इक्विटी क्रेडिट होती है तो बढ़ती है, डेबिट होती है तो कम। तो इक्विटी का कोई भी आपने जिंदगी में स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी का सवाल आ जाए, आपने उसकी एंट्री पास करनी। अगर उसका कॉलम क्रेडिट हो रहा है उस कॉलम में जाकर प्लस कर देना, डेबिट हो रहा है माइनस कर देना, अगर उसका कॉलम ही नहीं है तो उसको इग्नोर कर देना। अब आ जाते हैं एड प्रीमियम। 100 रुपए का शेयर 140 रुपए में दे रहे हैं। 100 रुपए का शेयर 140 रुपए में दे रहे हैं, ये माइनस नहीं लिखा मैंने। 100 रुपए का शेयर 100, बैंक कितने से डेबिट हो? 140। शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा 100 से, क्योंकि शेयर कैपिटल अपनी फेस को नहीं भूलता, हमेशा अपनी फेस वैल्यू से एंट्री पास होती है शेयर कैपिटल। और बाकी आ गया शेयर प्रीमियम, कितने से? 40। अब आ गया 100 रुपए का शेयर 90 रुपए में कर रहे हैं डिस्काउंट पे, बैंक कितने से डेबिट होगा? क्योंकि 90 रुपया कंपनी को मिला। शेयर कैपिटल किससे क्रेडिट होगा? 100 से। जो डिफरेंस आएगा वो किस नाम से आएगा? शेयर डिस्काउंट से। और किस कॉलम में लिखा जाएगा? शेयर डिस्काउंट का तो कोई कॉलम ही नहीं होता, किस कॉलम में लिखा जाएगा? शेयर प्रीमियम में से माइनस होगा। किससे माइनस होगा? या रिटेन्ड अर्निंग का एक कॉलम होता है उसमें से माइनस कर देना जाके 10 रुपए से। वो भी होता सीक्वेंस में लिखा है मैंने, शेयर प्रीमियम या, और ये हमारी मर्जी नहीं है भाई साहब, शेयर प्रीमियम में ही लिखना है। अगर शेयर प्रीमियम है ही नहीं फिर रिटेन अर्निंग। ऐसा नहीं कि दोनों है तो आपने कहा जी रिटेन अर्निंग भी सर ने कहा था, नहीं। अगर शेयर प्रीमियम है, एक बात याद रखनी है, ऑनर के साथ ट्रांजैक्शन में अगर आपको नुकसान हो जाए ना तो शेयर प्रीमियम से कवर किया करो अगर पड़ा हुआ है। अगर शेयर प्रीमियम है ही नहीं फिर रिटेन। अब एंट्री तो क्या हुई? बैंक डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट। बैंक डेबिट ज्यादा वैल्यू का है शेयर प्रीमियम, कम वैल्यू का है तो शेयर प्रीमियम डेबिट। ठीक होगी बात? ये है राइट शेयर की भी यही एंट्रीज है, न्यू शेयर्स की भी यही एंट्रीज। बात समझ लगी? उसके बाद होता है बोनस शेयर्स की एंट्रीज। बोनस शेयर ऐसे शेयर होते हैं जो बगैर पैसे लिए हम दे देते हैं लोगों को। बोनस शेयर्स ऐसे शेयर्स होते हैं जो बगैर पैसों के किसी को दे दिए जाए, इससे हमारा शेयर कैपिटल बढ़ जाता है। आप कहोगे पैसे तो आते नहीं, भाई साहब दो हेड होते हैं, बैंक डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट। तो शेयर कैपिटल ने क्रेडिट होना ही होना है, बैंक ने डेबिट नहीं होना इसमें, क्योंकि पैसे नहीं आए तो आपका बैंक नहीं बढ़ा। ये नहीं कहना कि शेयर कैपिटल नहीं बढ़ा, शेयर आपने दिए हैं लोगों को, नंबर ऑफ शेयर तो मार्केट में चले गए। आपने पहले 12 शेयर इशू किए थे, 2 और दे दिए तो कितने हो गए? 14 शेयर हो गए मार्केट में।
तो एक हेड में इजाफा हुआ है, दूसरे हेड का मसला है, बैंक डेबिट नहीं हुआ। तो जब आप बोनस शेयर इश्यू करते हैं तो बोनस शेयर दो टाइप के होते हैं। पहली बात, ऑलवेज इशूड एट फेस वैल्यू, क्योंकि आई कैप ने एक दफा सवाल दे दिया, कहता है जनाब उस वक्त इसकी मार्केट वैल्यू ये है, तो कुछ जीनियस ने उसकी मार्केट वैल्यू से एंट्री पास कर दी। शेयर, बोनस शेयर मार्केट वैल्यू गिवन हो, डिस्काउंट, प्रीमियम, व्हाटएवर, एंट्री फेस वैल्यू से पास होगी। ठीक होगी बात। अब मुझे बताओ कि बोनस शेयर्स कौन सी दो टाइप होती हैं। एक तो होता है डिविडेंड और एक होता है अदर देन डिविडेंड। एक होता है डिविडेंड, एक होता है अदर देन डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है? मतलब कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ तो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को कुछ प्रॉफिट देना है ना। कंपनी का प्लान है प्रॉफिट नहीं देते, इस्तेमाल कर लेते हैं, शेयर दे देते हैं। तो जिसके जितने जितना डिविडेंड बनता है ना, पैसे ना दो, क्या दे दो? शेयर दे दो। अच्छा, डिविडेंड दिया कहां से जाता है? डिविडेंड प्रॉफिट से। कैसे दिया जाता है? क्योंकि डिविडेंड इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। डिविडेंड क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो अगर आपने प्रॉफिट में से, अच्छा डिविडेंड जब दिया जाता है उसकी एंट्री मतलब क्या होती है? रिटेन अर्निंग डेबिट, बैंक क्रेडिट। असल एंट्री क्या होती है? रिटेन अर्निंग डेबिट, वो उसी में से माइनस करेंगे। रिटेन अर्निंग डेबिट, बैंक क्रेडिट। अब तो पैसे दे ही नहीं रहे, तो एंट्री क्या होगी फिर? रिटेन अर्निंग डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। रिटेन अर्निंग डेबिट, शेयर। क्यों बोला? ओ भाई रिटेन अर्निंग तो डेबिट होना ही होना है। रिटेन अर्निंग ने डेबिट होना ही होना है, क्योंकि पैसा यहां से देना है, लेकिन पैसा दे नहीं रहे, फिर क्रेडिट किसको कर दो? शेयर। रिटेन अर्निंग डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। और अगर पैसे दे दे तो एंट्री क्या होनी थी बोला? रिटेन अर्निंग टू बैंक। तो एक बात तो कंफर्म हो गई ना, डिविडेंड हमेशा रिटेन अर्निंग में से ही पे होगा। डिविडेंड हमेशा रिटेन अर्निंग से ही पे होगा। अदर देन डिविडेंड, ये कौन सा होता है? बोनस शेयर दे रहे हैं लेकिन डिविडेंड तो है ही नहीं। किसी ने परफॉर्मेंस अच्छी की किसी एम्प्लॉय ने, हमने उसको खुश करने के लिए शेयर्स दे दिए ताकि वो थोड़ा मोटिवेट हो जाए। तो कौन सा डिविडेंड? क्या वो डिविडेंड दे रहे हैं उसको? नहीं, अदर देन डिविडेंड बोनस दे रहे हैं। बोनस देना था उसकी जगह शेयर दे रहे हैं। या एक भाई साहब है, वो बाहर काम कर रहा है किसी कंपनी में, हमने उसको कहा कि आज हमारे पास, हम आपको कुछ शेयर भी देंगे, वो सैलरी तो देनी देनी है, हम आपको थोड़ा सा शेयर होल्डर भी बना दें, कंपनी का मालिक भी बनाएंगे, आप हमारे पास आ जाओ। वो छोड़ के आ गया, तो उसको जो शेयर दे दो वो भी बोनस शेयर्स हैं, क्योंकि बगैर पैसे के जिसको भी शेयर दोगे बोनस है। लेकिन क्या वो डिविडेंड है? डिविडेंड नहीं। अक्सर ऐसा होता है कि कुछ लोग किसी सेलिब्रिटीज को अपनी कंपनी का एम्बेसडर बना देते हैं या अपनी कंपनी में एक जॉब दे देते हैं ताकि उससे ना हमारी कंपनी की गुडविल में इजाफा हो जाए, या उसको शेयर दे देते हैं ताकि वो लोगों को पता चले कि ये शेयर होल्डर है इस कंपनी का, लोग सुन के हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करें। और आजकल तो वैसे भी हमारा एक ट्रेंड भी चला हुआ है, मौलवियों से कमर्शलाइज करवाना प्रोडक्ट के बारे में। मतलब यह है कि अगर आपने कोई ऐसी चीज के बेच रहे हो जिसके बारे में सोसाइटी के अंदर ये मसला है कि हलाल है या हराम है, लोग क्या करते हैं, मौलवी को उससे करवा देते हैं, जनाब ये इसको कमर्शलाइज करो। नहीं, मैं अभी पहली क्लास में भी बता रहा था, ये आप लोगों ने भी देखा होगा फेसबुक के ऊपर ना, एक मौलवी साहब है, वो कहता है कि अगर पाकिस्तान के बैंक में आपका पैसा है इस्लामिक फाइनेंसिंग पे, अगर वो आपको प्रॉफिट देते हैं तो वो हलाल है। उस्मान तकी शायद, तकी उस्मानी, ये एक कल की बात है। उन्होंने फतवा दिया था कि निजाम में वो कर्जे के ऊपर आशीर्वाद नहीं। अब देखो, अगर ये तो देखिए, मैं इतना बड़ा मौलवी तो हूं नहीं, लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि इसके बारे में ना कोई हल ढूंढना पड़ेगा, वरना बिजनेस तबाह हो रहे हैं लोग। इन्होंने एक हल ढूंढा तो है कि नाम चेंज कर दिया, इस्लामिक फाइनेंसिंग पे आ गए, लेकिन उसको प्रॉपर रेगुलाइज करें।
प्रॉपर हदीस का और यानी कुरान पाक की आयत का रेफरेंस दे, और लोगों को बिजनेस के लिए पैसे की जरूरत है, लोगों को पैसा दे, उसको किस तरह से मॉनिटर करना है, जैसे इस्लामिक तर्ज जिंदगी है उस हिसाब से उसको ले आए। क्योंकि अभी तक लोग यही समझते हैं सिर्फ नाम चेंज हुआ है, काम वैसे ही है। यानी जो सोसाइटी में लोगों से बातचीत चलती है कि वो कहते हैं जी इस्लामिक नाम चेंज हो गया जी इस्लामिक बैंकिंग, लेकिन अभी काम चेंज नहीं हुआ। तो हाँ, इसको चेंज कर दे, थोड़ा सा मेहनत लगेगी। इवन के हर, अब तो ये जो इस मिजान बैंक है इसको तो मैं जानता हूँ पर्सनली, बहुत सारे लोग दोस्त मेरे इसमें काम कर रहे हैं, उन्होंने हर ब्रांच के अंदर अपना एक मुफ्ती बिठाया हुआ है, और उससे वो फतवा लेते हैं कि भाई आप बताओ कि ये इस्लामिक ट्रांजैक्शन है या नहीं, तो वो इस्लामिक ट्रांजैक्शन के हिसाब से बताता है, फिर वो ट्रांजैक्शन उससे करते हैं। और उसमें जॉब करने वाले उस मौलवी से तंग भी हैं, वो कहते हैं कुछ भी नहीं करता और हमसे ज्यादा सैलरी ले रहा, लेकिन वो अपनी एजुकेशन की ले रहा। दूसरा, ये चीजें अभी हैं, यानी एक आपने ईसीएस का एक नाम सुना होगा कि एक शूज स्टोर है, इन लोगों ने भी अपना एक मुफ्ती रखा हुआ है। ये हर वो ट्रांजैक्शन करते हैं, पहले वो फतवा लेते हैं कि भाई साहब बताओ कि ये, अगर आपने देखो ना ईसीएस, बाकी तो शायद किसी में, इन्होंने नमाज के टाइम जाए ना तो वहां नमाज पढ़ी जा रही होगी, आप ईसीएस में जाएं, नमाज के टाइम पर जाएं, तो वो उस टाइम रोक देते हैं, सारी ट्रांजैक्शन रोक देते हैं, वो पहले नमाज अदा करते हैं। और उन्होंने मुफ्ती रखा हुआ है, वो कहते हैं कि भाई साहब हमारा ना, हम प्रॉपर इस्लामिक तर्ज के ऊपर अपना बिजनेस कर रहे हैं, और ये उनकी गुडविल भी है। जो उनको पर्सनली जानता है ना, वो जूते वहां से खरीदता है। एक तो गुडविल भी उनकी बनी हुई है, दूसरा उनकी बाकी ट्रांजैक्शन भी साथ साथ हो रही है। अच्छा, आपको पसंद नहीं? पैसे ला दो। हाँ, लेकिन मैं ठीक होगी बात। चले जी, तो अगर वो डिविडेंड हम बात कर रहे थे कि अगर हमने ना पैसे देने हैं ना कैश के जरिए, तो एंट्री क्या पास करेंगे? रिटेन अर्निंग टू बैंक। और अगर हमने देने हैं शेयर, तो शेयर रिटेन अर्निंग टू शेयर कैपिटल। और अगर इसके अलावा शेयर्स देने हैं वो भी मुफ्त में, तो एंट्री पास क्या होगी? शेयर प्रीमियम टू शेयर कैपिटल। फिर नहीं, रिटेन अर्निंग तो बेचारे शेयर होल्डर का पैसे हैं, रिटेन अर्निंग किसके पैसे हैं? वो तो शेयर होल्डर के, उसमें से नहीं देंगे। फिर किस में से देंगे? शेयर प्रीमियम डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। शेयर प्रीमियम डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। टेबल्स को तो शेयर देते हैं, कुछ क्रेडिट है इसमें टेबल्स को जो, वो तो हमारी शेयर कैपिटल तो क्रेडिट ही होना है, हमारी लायबिलिटी डेबिट। यानी जिसके हमने पैसे देने थे वो तो नए शेयर हुए ना, वो तो न्यू शेयर में जाएगा ना, बस बैंक डेबिट नहीं होगा, अकाउंट पेबल डेबिट होगा। वो तो एक सादा सी बात है, और वो जाएगी भी फेयर मार्केट वैल्यू पे। चले जी, शेयर प्रीमियम। अच्छा, अगर शेयर प्रीमियम है ही नहीं, फिर रिटेन अर्निंग। जरा गौर फरमाना, डिविडेंड में सिर्फ रिटेन अर्निंग है, उसमें शेयर प्रीमियम क्योंकि डिविडेंड है ही रिटेन अर्निंग। लेकिन जो अदर का डिविडेंड है ना, अगर शेयर प्रीमियम है तो शेयर प्रीमियम टू शेयर कैपिटल, और अगर शेयर प्रीमियम नहीं है तो फिर रिटेन अर्निंग टू शेयर। बात समझ लगी? अब बोनस शेयर क्यों नहीं? हमेशा किस वैल्यू पे एंट्री पास होगी? फेस वैल्यू, हमेशा फेस वैल्यू। उसके बाद डिविडेंड। आप कहेंगे सर अभी तो डिविडेंड पढ़ के आए हैं, वो डिविडेंड था बोनस शेयर, असल डिविडेंड तो हमें अभी पढ़ने लगे। डिविडेंड की एंट्री सेम होती है, लेकिन दो टाइप का डिविडेंड होता है। एक को बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड, और एक को बोलते हैं फाइनल या एनुअल डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड, फाइनल या एनुअल डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड, फाइनल या एनुअल डिविडेंड। जी जनाब, इंटरिम डिविडेंड या फाइनल या एनुअल डिविडेंड में फर्क क्या है? देखिए,
ड्राइंग्स के बारे में हमने क्या पढ़ा था, जब मर्जी वैसा निकालना चाहे निकाल ले, अपने बच्चों की फीस देनी है, घर का रेंट देना है, घर का बिजली का बिल आ गया दे दे। क्या कंपनी में ऐसा कर सकता है? नहीं, कंपनी में एक सिस्टम होता है। नॉर्मल तो कहता है जी साल का एंड होगा ना तब भी हम आपको पैसे देंगे, यानी पिछले साल का प्रॉफिट हुआ अगले साल उसका डिविडेंड दिया जाता है। ऐसा ही होगा ना, जैसे 2010 खत्म हुआ, अब 2010 खत्म होगा, उसका ऑडिट होगा, उसका वो सारा काम होने के बाद फिर डिविडेंड होगा, तो फिर पिछले साल का जो डिविडेंड है वो अगले साल पे हो रहा होता है, वो होता है फाइनल डिविडेंड। अब ओनर को, वो इतनी कंपनी का मालिक है, दरमियान में उसके पास पैसे खत्म हो गए, अब वो चाहता है कि यार मुझे ना दरमियान में भी कुछ मिला करें पैसे, उसे बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर। ये भी जब मर्जी वाली बात नहीं होगी, कंपनी की पॉलिसी होगी कि जनाब हम हर 6 महीने बाद एक डिविडेंड दे दिया करेंगे, हर 3 महीने बाद दे दिया करेंगे। तो वो जो इंटरिम डिविडेंड होता है वो क्वार्टरली भी हो सकता है, सेमी एनुअल भी हो सकता है, इवन के हर वो कहते हैं सितंबर में दे देना चाहिए, वो सितंबर में भी दे सकते हैं, हर तीसरे क्वार्टर में जाके, डिपेंड करता है उसकी पॉलिसी क्या। इनकी एंट्री सेम होती है, बस ये होता है कि जो फाइनल डिविडेंड होता है वो सिर्फ साल में एक दफा, और दिया कब जाता है? पिछले साल का अगले साल, पिछले साल का अगले साल। और जो इंटरिम होता है वो उसी साल दिया जाता है जिस साल में आपको जरूरत है। देखो फाइनल और एनुअल डिविडेंड आपको तो बताएं क्या उस साल हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जब तक प्रॉफिट नहीं आएगा तब तक, प्रॉफिट कब आएगा? 31 दिसंबर। अब दिसंबर में प्रॉफिट आ गया, क्या वो सारा सही प्रॉफिट होता है या ऑडिट की जरूरत है? ऑडिट होगा, ऑडिट होने के बाद फिर डायरेक्टर कहेगा अच्छा इतना डिविडेंड देना है, फिर अप्रूव होगा, तो फिर तो काफी 2-3 महीने लग जाते हैं। तो मोस्ट ऑफ द केसेस दिसंबर ईयर एंड वाली कंपनी का फरवरी मार्च अप्रैल में डिविडेंड जा रहा है। लेकिन जो इंटरिम होता है वो तो जिस साल में आपको चाहिए उसी, क्वार्टरली है तो एक क्वार्टर के एंड पे दे दो, सेमी एनुअल है 6 महीने के एंड पे दे दो, इसमें कौन सी कोई जरूरत है इतनी फॉर्मेलिटीज की। तो इंटरिम डिविडेंड साल के दौरान दिया जाता है और फाइनल डिविडेंड अगले साल दिया जाता है। ठीक होगी बात? अगली बात, अच्छा जिस साल का भी फाइनल डिविडेंड होगा ना वो किसके नंबर ऑफ शेयर की बेस बनाकर दिया जाएगा? पिछले साल के जो क्लोजिंग शेयर्स होंगे, क्योंकि वो है ही पिछले साल का डिविडेंड। अब अगली बात पे आ जाए, इंटरिम डिविडेंड के बाद, अच्छा ये भी इसकी एंट्री पढ़ने से पहले ना थोड़ी सी एक मैं चीज और आपको बता दूं। सपोज दैट हो गया जी, ऑडिट भी हो गया, डायरेक्टर्स ने कहा, डायरेक्टर्स कौन होते हैं? मैनेजमेंट। मुझे ये तो बताओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जिम्मेदारी शेयर होल्डर की है या डायरेक्टर? डायरेक्टर की है। बन गई फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रॉफिट भी आ गया, ऑडिट भी हो गया, डायरेक्टर ने प्रपोज किया डिविडेंड, प्रपोज किया डिविडेंड कि भाई ₹2 पर शेयर के हिसाब से हर हमने शेयर होल्डर को पैसे देने, यानी हर वो बंदा जिसके पास एक शेयर है हम उसको कितने पैसे देंगे? ₹2। ये क्या है? प्रपोज, डायरेक्टर ने प्रपोज किया। फिर होती है एजीएम। एजीएम स्टैंड फॉर एनुअल जर्नल मीटिंग, एनुअल जर्नल, ये ना मैं फ्लो बता रहा हूं किस तरह से काम चलता है। उसमें सारे शेयर होल्डर इकट्ठे हो जाते हैं, उनको ये भी बहुत सारे और मसाइलों में से एक मसला ये भी डिस्कस करने वाला होता है, और ये डिस्कस करने वाला तो शेयर होल्डर कहते हैं पहले हुई डिस्कस, ही बाकी सारे मसले बाद में देखें। तो वो तो ₹2 को देख रहे होते हैं। अब इन्होंने अप्रूव करना होता है कि ठीक है भाई साहब, जो उन्होंने शेयर प्रपोज किया ना, इन्होंने अप्रूव करेंगे तो ही कंपनी के पैसों में से शेयर होल्डर को पैसा जाएगा, वरना नहीं। अब ये प्रूव करेंगे, या तो ये ₹2 अप्रूव कर देंगे या इसको कम कर सकते हैं, ज्यादा नहीं कर सकते। शेयर होल्डर प्रपोज डिविडेंड को कम कर सकते हैं, ज्यादा नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो कहते हैं जी हम ₹3 अप्रूव करते हैं, तो अप्रूव कितने होंगे? ₹2। अगर वो कहते हैं हम ₹1 अप्रूव करते हैं तो हो जाएगा। मतलब अप्रूव्ड और डिक्लेयर्ड या प्रपोज डिविडेंड में से जो कम अमाउंट होगी ना वो शेयर होल्डर को दी जाती है। तो अप्रूव्ड या तो होगी ₹2,
या इससे लोअर बट नॉट एक्सीड ₹2, यानी या वो ₹2 अप्रूव कर देंगे तो ₹2 मिल जाएंगे, या उसको कम कर देंगे, ज्यादा अप्रूव करेंगे तो वो अप्रूव करने की इजाजत फिर उसको ₹2 मिलेंगे। सदके जाऊं मैं उन स्टूडेंट्स के कि जिसको मैंने एग्जांपल में लिखा कि ₹2, वो कहते हैं शायद डिविडेंड होता ही ₹2 है। नहीं, वो जो डिविडेंड वो प्रपोज करेंगे वो ₹4 भी हो सकता है, ₹5 भी हो सकता है, 1.5 भी हो सकता है, उसकी बात करनी, उसको कंपेयर करना। बात समझ लगी? तो इसका मतलब है कि जो डिविडेंड पे होगा वो कौन सा पे होगा? लोअर ऑफ प्रपोज या डिक्लेयर डिविडेंड एंड अप्रूव्ड। पर अगर एक ही बताया हुआ फिर तो कोई मसला नहीं। चलो जी, अप्रूव भी हो गया अप्रूव, तो फिर एंट्री क्या पास होगी? अच्छा, जिस दिन अप्रूव होगा, यानी शेयर होल्डर बैठे हुए, शेयर होल्डर क्या जी ₹2 अप्रूव कर दो, तो क्या एक बंदा बैठा होगा ₹2 तू पकड़, ₹2 तू पकड़, तेरे शेयर कितने, क्या ऐसा होता है? नहीं, जब अप्रूव हो गया तो फिर उसके बाद एक प्रोसीजर होगा कि उनके अकाउंट्स में ट्रांसफर किए जाएंगे पैसे। अप्रूव तो हो गया, और अकाउंटिंग कहती है अक्कड बट नॉट पेड, अक्कड तो हो गया लेकिन अभी तक पे, तो अभी एंट्री क्या पास होगी? डिविडेंड डेबिट, डिविडेंड पे पर लिखना नहीं है, ये मैंने एंट्री नहीं बताई, तो स्नैप ने बताई। तो एंट्री पास होगी रिटेन अर्निंग टू डिविडेंड पेएबल। क्या एंट्री पास होगी? रिटेन अर्निंग डेबिट डिविडेंड पेएबल। तो चाहे डिविडेंड लेके तो डिविडेंड पे कैसे होना है? रिटेन अर्निंग में से। तो जैसे हम लिखते हैं ना, वो एसपीएल भी लिखा जा सकता है और एक्सपेंस भी लिखा जा सकता है, तो बिल्कुल ऐसे ही रिटेन अर्निंग लिखो या डिविडेंड लिखो। तो रिटेन अर्निंग डेबिट, डिविडेंड पेएबल क्रेडिट, फिर जिस दिन पे होगा उस दिन एंट्री क्या पास होगी? ये हो गया जिस दिन अप्रूव हुआ, और ये जिस दिन पे हुआ, तो क्या एंट्री पास होगी? डिविडेंड पेएबल टू बैंक। और अगर ना डिविडेंड पे एंट्री ना, यानी अप्रूव और पेड की डेट नहीं बताई, अप्रूव्ड की और पेड की डेट, तो फिर एक ही एंट्री पास कर दो, रिटेन अर्निंग टू बैंक। वही एंट्री बनेगी ना, असल तो यही है, क्योंकि डिविडेंड पेएबल डेबिट भी हो रहा है, क्रेडिट भी हो, तो कैंसिल हो जाएगा। तो फिर एक ही एंट्री पास कर दो, डिविडेंड टू रिटेन अर्निंग टू बैंक। अगर पे किया तो रिटेन अर्निंग टू बैंक, और अगर बोनस दिया तो रिटेन अर्निंग टू शेयर कैपिटल। अभी एंट्री पढ़ के आ रहे हो, डिविडेंड पे किया तो रिटेन अर्निंग टू बैंक, और अगर शेयर दिए तो रिटेन अर्निंग टू, ये इंटरिम भी शेयर हो सकते हैं और फाइनल डिविडेंड भी शेयर हो सकते हैं। ठीक होगी बात? यहां तक कोई बात पूछने वाली है तो आप पूछ लें। क्या क्या हमने सीखा? शेयर्स कैपिटल, न्यू शेयर्स की एंट्री सीखी, क्या होती है? बैंक डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, या बैंक टू शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम, या बैंक डेबिट शेयर प्रीमियम डेबिट और शेयर कैपिटल। ये होता है नए शेयर इशू कर। राइट शेयर की भी यही एंट्री है। बोनस शेयर में हमने कहा जी या तो डिविडेंड वाला हो सकता है, ये आदत है, डिविडेंड वाला होगा तो रिटेन अर्निंग टू शेयर कैपिटल, और दूसरे का शेयर प्रीमियम टू शेयर कैपिटल। अगर शेयर प्रीमियम नहीं है, अच्छा थोड़ा शेयर प्रीमियम पड़ा हुआ है लेकिन थोड़ा नहीं पड़ा, तो फिर जितना पड़ा हुआ है शेयर प्रीमियम डेबिट, बाकी रिटेन अर्निंग डेबिट और शेयर कैपिटल। फिर आ जाएगा डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है? इंटरिम या फाइनल, दोनों की एंट्री सेम है। अगर अप्रूव्ड की और पेमेंट की डेट अलग अलग है तो पहली एंट्री रिटेन अर्निंग टू डिविडेंड पेएबल, दूसरी एंट्री डिविडेंड पेएबल टू, और अगर कोई डेट नहीं बताई तो डायरेक्ट रिटेन अर्निंग टू बैंक या रिटेन अर्निंग टू शेयर कैपिटल। ठीक होगी बात? लो जनाब, प्रैक्टिकली ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। कल इसके सवाल करेंगे तो खत्म।